इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आज धामी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। सचिवालय में सुबह 11 बजे मीटिंग होगी और इस मीटिंग में भू कानून में संशोधन प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है और इसी के साथ राज्य की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट भी पेश होगी। वहीं बजट, पेपरलेस रजिस्ट्री, परिवहन से जुड़े प्रस्ताव भी होंगे पेश। सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद है। सुनील, आज की कैबिनेट मीटिंग कितनी अहम? देखिए, मैंने कहा ये बेहद अहम मीटिंग होने वाली है, क्योंकि 18 से 24 के बीच उत्तराखंड विधानसभा का जो बजट सेशन है वो आहूत किया गया है और उस बजट सेशन से पहले ये कैबिनेट मीटिंग है। इसमें बजट के प्रस्ताव आ सकते हैं, जिस तरह से कि पिछले जो वित्तीय वर्ष था 23-24 का, उसमें हमारा बजट का जो आकार था वो करीब 90,000 करोड़ के आसपास तक का था। तो इस बार ये माना जा रहा है कि करीब 1 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट हमारा जा सकता है, तो उसका प्रस्ताव आज कैबिनेट में आएगा। इसके साथ साथ जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट है वो भी आज कैबिनेट में रखी जाएगी। कैबिनेट इस पर मुहर लगा सकती है, क्योंकि ये तमाम प्रस्ताव कैबिनेट से पास होने के बाद बजट सेशन में रखे जाएंगे। सबसे जो अहम है, जिस पर लोगों की फिलहाल फौरी तौर पर नजर रहेगी, वो भू कानून संशोधन का प्रस्ताव आज कैबिनेट में आ सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में भी कहा था, लगातार उत्तराखंड में आंदोलन एक ठोस भू कानून की मांग को लेकर होते रहे, तो सरकार ने कहा था कि बजट सेशन में वो एक ठोस भू कानून लाएगी। तो लगभग जो स्टेटस, जो जानकारी हमारे पास है, इसकी पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और आज ठीक है। उस भू कानून का किस तरह का मसौदा होगा, किस तरह के उसमें शर्तें, नियम होंगे, इसकी भी जानकारी आपसे आगे लेते रहेंगे। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए। इधर नैनीताल से बड़ी खबर है। राज्य में लागू हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को नैनीताल हाईकोर्ट में चुनौती मिली है और यूसीसी के मामले पर बुधवार को सुनवाई होगी। इस याचिका में राज्य और केंद्र सरकार को पक्षकार बनाया गया है और यूसीसी में लिव इन के प्रावधान को राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ बताया गया। साथ ही याचिका में यूसीसी को धार्मिक स्वतंत्रता में बाधक भी बताया गया है और याचिका में यह भी कहा गया है कि ये SC/ST यानी कि जनजातीय समाज पर लागू नहीं होता, तो इसे कैसे समान नागरिक संहिता माना जाए। यूसीसी को चुनौती हाईकोर्ट में दी गई है। यूसीसी को सबसे पहले जो इसकी उपयोगिता है, जो इसका आधार है, यूसी यानी कि समान नागरिक कानून, इसी आधार को चुनौती दी गई है। याचिका में यह लिखा गया है कि जब ये कानून सब पर लागू नहीं होता, ST को इससे बाहर रखा गया है, तो फिर इसे समान नागरिक संहिता कैसे माना जाए, ये एक बड़ा सवाल रखा गया है। इस याचिका में हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। साथ ही इसके कई प्रावधान हैं, जिसे राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट माना गया है, तो धार्मिक स्वतंत्रता में भी बाधक इससे बताया जा रहा है। यानी कि संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, कहा जा रहा है कि उस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को यूसीसी से धक्का लग रहा है, ये एक बात लिखी गई है। राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन बताया गया है लिव इन को रजिस्ट्री करने के प्रावधान को। और एक जो बड़ा पॉइंट रखा गया है इस याचिका में कि अगर ये ST पर लागू नहीं होता, जनजाति समाज पर लागू नहीं होता, तो फिर इसे यूसीसी कैसे कहा जाए, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे कहा जाए, समान नागरिक संहिता कैसे कहा जाए, जब इसके अंतर्गत भी किसी को छूट दी जा रही है। तो वीरेंद्र बेस्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र, कई क्वेश्चन किए गए हैं इस यूसीसी को लेकर, कब तक सुनवाई होगी, क्या है अदालत से खबर, और दूसरा कि जिन्होंने ये तमाम आरोप लगाए हैं, सवाल उठाया है, उनका और क्या कहना है? देखिए प्रियंका, जिस तरह से उत्तराखंड पहला राज्य बना था यूसीसी लागू करने वाला, और उसके बाद तमाम ये कयास लगाए जा रहे थे कि ये मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट भी जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जिस तरह से तमाम आवाजें लिव इन रिलेशनशिप को लेके उठ रही थी, या जो मुस्लिम जो धार्मिक स्वतंत्रता को लेके उठ रही थी, तो उन्हीं सारी बातों को लेके उत्तराखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। और इसमें स्पष्ट तौर पर कहना है कि जो मुस्लिम विवाह या जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं कुठाराघात किया गया है और
लिव इन रिलेशनशिप जो है वो धारा 21 का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है और वो जो उनकी अधिकार है उन पर सीधे सीधे वार किया गया है। और इसके अलावा जो जिस तरह से जो एसटी समाज है या जो जनजातीय समाज है उसको यूसीसी से के दायरे से बाहर करना ये समान नागरिक संहिता के साथ ठीक नहीं है, क्योंकि एक जैसा कानून पूरे सभी लोगों पर लगे, ये बातें कही गई है। हालांकि इस मामले को लेके जो चीफ जस्टिस उत्तराखंड है उनकी कोर्ट में सुनवाई होनी है और 15 नंबर पर केस लगा तो ये कहा जा सकता है कि 12 से 1 बजे तक इस पूरे मामले पर सुनवाई हो सकती है। और स्पष्ट तौर पर याचिका में मांग की गई है कि जो धारा 14 है, धारा 21 है, उनका ये पूरी तरीके से संवैधानिक उल्लंघन है और लिहाजा जो कई प्रावधान ऐसे हैं उनको इसमें निरस्त किया जाए। ठीक है, कई आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। धन्यवाद आपका वीरेंद्र इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 15 नंबर पर यह केस आज सुनवाई की लिस्ट में लिस्टेड है और ऐसे में 12 बजे के आसपास इस पर सुनवाई शुरू हो सकती है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एक तरफ तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया, तो दूसरी तरफ यूसीसी पर सियासत भी लगातार जारी है। बीजेपी यूसीसी को गंगा बता रही है, लेकिन विपक्ष को इसमें कंट्रोवर्सी नजर आ रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक यूसीसी से बीजेपी देश में सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाना चाहती है, सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति जारी है। कांग्रेस इसे मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके लाया गया कानून बता रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने पहली बार खुलकर यूसीसी पर बोला है। हरीश रावत ने कहा कि यूसीसी को उत्तराखंड से निकलने वाली गंगा कहा जा रहा है, महाकुंभ कहा जा रहा है, लेकिन इंसान का बनाया कानून गंगा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता के मुताबिक बीजेपी अलग अलग राज्यों का यूसीसी बनाकर देश में सांप्रदायिक तनाव का दिया जलाए रखना चाहती है। इतना ही नहीं, लिव इन रिलेशनशिप उत्तराखंड में गंगा जैसा पवित्र नहीं कहा जा सकता। गंगा पहाड़ों से लोगों को पवित्र करने के लिए उद्गमित हुई, तो आप जो है उससे तुलना कर रहे हैं गंगा से। एक राजनीतिक कार्य की जो है उसको महाकुंभ से आप तुलना कर रहे हैं। जो देवताओं का निर्धारित महाकुंभ है, इसका इस्तेमाल टुकड़े टुकड़ों में कर रहे हैं। आज यहाँ की क्या यूसीसी होगी, फिर किसी छोटे और दूसरे राज्य की यूसीसी होगी, ताकि कम्युनल टेंशन का बर्नर, सांप्रदायिक तनाव और असहिष्णुता का दिया इनका जो है जलता रहे। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हुआ, जहां देवभूमि में हिंदू समुदाय बड़ी संख्या में है। यही वजह रही कि कांग्रेस के किसी नेता ने इतना खुलकर यूसीसी का विरोध नहीं किया। बीजेपी इसे कांग्रेस का मुस्लिम तुष्टीकरण बता रही है। जिस तरह गंगा सबका भला करती है, वही काम यूसीसी में भी सब समान है। देखिए, हरीश रावत जी की प्रकृति आप जानते हैं कि वो एक मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, और मैं समझता हूं कि जो यूसीसी का बिल पास किया है उत्तराखंड सरकार ने, वो ऐतिहासिक है और गंगा के समान ही वास्तव में जो है पवित्र है। और क्योंकि जिस प्रकार से गंगा में सभी धर्म जाति के लोगों को समान भाव से गंगा व्यवहार करती है, उसी तरह से यूसीसी का भी सभी धर्म और जाति के साथ व्यवहार है और बराबर उनके लिए नियम है। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऐसी गंगा बता रही है जो उत्तराखंड से निकलकर दूसरे राज्यों में जाएगी और सबके लिए कानून की बात होगी। लेकिन यूसीसी को गंगा बताने की बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही। विपक्ष इसे सिर्फ सांप्रदायिक तनाव बनाए रखने का बीजेपी का एजेंडा बता रहा है। कोटद्वार से अनुपम भारद्वाज के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। घायल बदमाश जिला अस्पताल में संविदा पर तैनात डॉक्टर गोपाल गुप्ता की हत्या में शामिल बताए जा रहे हैं। देर रात पुलिस को बदमाशों के बहादुराबाद में होने की जानकारी मिली थी। इस पर पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में मुदस्सिर और समीर नाम के 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। दोनों आरोपी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। इलाज के लिए बदमाशों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने भी जिला अस्पताल पहुंचकर पूछताछ की है। हालांकि डॉक्टर हत्या की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है।
हल्द्वानी के पास काठगोदाम रेलवे स्टेशन में सोमवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। दरअसल यहां महाकुंभ एक्सप्रेस प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पर खड़ी थी। तभी अचानक पिथौरागढ़ का रहने वाला 22 साल का रोहित डसीला ट्रेन की छत पर चढ़ गया और इसी दौरान वो करंट की चपेट में आ गया। करंट लगते ही युवक जमीन पर आ गिरा, जिसके बाद घायल युवक को जीआरपी के जवान अस्पताल ले गए, जहां उस युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुमाऊं में बिजली के प्रीपेड मीटर को लेकर खूब हंगामा हो रहा है। कांग्रेस के नेता प्रीपेड मीटर तोड़ रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के नेताओं का यही रुख है कि वो काम में बाधा डालते हैं। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने रविवार को बिजली के मीटरों पर कुछ इस अंदाज में अपना गुस्सा निकाला। बेहड़ प्रीपेड मीटर लगाने के फैसले से नाराज हैं और इसे जन विरोधी फैसला करार दे रहे हैं और उन्होंने इस लड़ाई को अब आगे बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो ये लड़ाई है, ये बिल्कुल गलत है। गरीबों के लिए इस ऊर्जा प्रदेश के लिए भी अच्छा नहीं है। आने वाले समय के लिए निजीकरण की ओर जा रहा है। ये विद्युत विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के लिए भी ठीक नहीं है। मैंने इसका विरोध किया, मैं किसी सूरत में नहीं लगने दूंगा। स्वेच्छा वाला चाहे तो लगाए, जबरन किसी भी बलीन बस्ती में गरीबों के यहाँ, आम आदमी के यहाँ नहीं लगने दूंगा, नहीं लगने दूंगा, नहीं। बेहड़ के इन तेवरों को उनकी पार्टी कांग्रेस का खुला समर्थन मिल रहा है और पार्टी के नेता प्रीपेड मीटर के खुले विरोध का ऐलान कर रहे हैं। तो प्रीपेड मीटर तो जनता की जेब में डाका डालने के लिए लाया जा रहा है और इसको कतई भी कांग्रेस की जो जितने विधायक हैं, कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, कतई टॉलरेट नहीं करेंगे। हम जनता के साथ खड़े हैं, जनता के दर्द में उनके साथ खड़े हैं। दरअसल सरकार ने पुराने बिजली मीटरों को बदलने का फैसला लिया है, लेकिन कांग्रेस शुरू से ही प्रीपेड मीटर्स का विरोध कर रही है। वहीं कांग्रेस के विरोधी तेवरों को देखते हुए प्रीपेड मीटर लगाने वाली कंपनी का मैनेजमेंट विधायक बेहड़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी में है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। बरसात के बाद पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया के मरीजों की संख्या काफी कम हो जाती है, लेकिन इस बार सर्दियां जाने को है, फिर भी पिथौरागढ़ में जमकर पीलिया और टाइफाइड के मामले सामने आ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि पीलिया की 80% शिकार यंग जनरेशन है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। बरसात खत्म होते ही पहाड़ों में आमतौर पर पीलिया और टाइफाइड के मरीजों की तादाद कम हो जाती है, लेकिन इस बार पिथौरागढ़ में नजारा बिल्कुल उलट दिख रहा है। हालात ये कि जिला अस्पताल में हर रोज 4 से 5 मरीज पीलिया के आ रहे हैं, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के हैं। पीलिया के कई मरीजों का इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो घर पर रहकर इलाज करवा रहे हैं। यंग जनरेशन में पीलिया के मामले 3 हफ्ते पहले ही आना शुरू हुए थे, जो कि दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। ताकि देख रहे हैं कि थोड़ा सा एचओली क्षेत्र से कुछ ज़्यादा पेशेंट्स हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सभी क्षेत्र से पेशेंट भी आ रहे हैं, बाहर से भी हैं, गंगोली हाट से भी हैं, कनाली चीना और इस तरफ डीडी हाट की तरफ से भी पेशेंट जॉन्डिस के आ रहे हैं। पीलिया और टाइफाइड के मामलों की रफ्तार इतनी तेज है कि जिला अस्पताल पूरी तरह मरीजों से भर गया है। हालात ये कि बाहरी इलाकों में अलग से बेड लगाकर लगातार मरीजों का इलाज चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि पीलिया के मरीज सिर्फ एक ही इलाके से आ रहे हों। जिले के सभी हिस्सों से आए दिन पीलिया के मरीज जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन के सामने भी कारणों की पड़ताल करना चुनौती बना हुआ है। हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो कर्मचारी अधिकारी से बता रखा है कि जो भी वहाँ पर आता है तो उसको ट्रीटमेंट करें और बाकी अपने अपने एरिया में अपने वहाँ लोगों को ये बचाव के तरीके बताएं कि किस तरह से पीलिया से बचाव किया जा सकता है। खाना भोजन जो है साफ खाएं। पीलिया की जकड़ में आने से सैकड़ों स्टूडेंट्स एग्जाम से दूर भी हो सकते हैं। ऐसे में पीलिया की असल वजह क्या है, ये अब तक भी साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हजारों जिंदगी पर संकट के बादल इन दिनों जरूर मंडरा रहे हैं। ऐसे में बेहतर यही होगा कि ड्रिंकिंग वाटर और खाने की क्वालिटी की जांच तेजी से लाई जाए, ताकि पीलिया पर पूरी तरह लगाम लग सके। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।
सोमवार को टिहरी झील में नेशनल गेम्स के तहत कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कयाकिंग कैनोइंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन दिखा रहे हैं। वहीं धामी ने ये भी कहा कि सरकार की पूरी कोशिश है कि साल भर टिहरी झील में इसी तरह की एक्टिविटीज होती रहें ताकि इसका फायदा खिलाड़ियों को भी मिले और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिल सके। निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हैं, साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में हैं, अन्य जो है खेल हैं उनके क्षेत्र में हैं। तो इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के पश्चात पूरे देश दुनिया में हमारा टिहरी जो है एक हब के रूप में उभरा है। आने वाले समय में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भी प्रतियोगिताएं होंगी। हमारा प्रयास है कि पूरे साल भर यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती रहें, जिससे कि हमारे आसपास के क्षेत्रों में एक समृद्धि आए, यहाँ रोजगार आए, अन्य अवसर यहाँ के लोगों को मिलें, हर प्रकार से व्यापार बढ़े, रोजगार बढ़े, आर्थिकी बढ़े। सीएम पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के खटीमा पहुंचे, जहां नेशनल गेम्स के तहत मलखंभ प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान सीएम धामी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। धामी के साथ उनकी पत्नी गीता धामी मौजूद थी और इसी मौके पर सीएम ने कहा कि नेशनल गेम्स में राज्य के खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और राज्य के लिए खिलाड़ी मेडल भी जीत रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि राज्य में स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है। कई जगहों पर नए स्टेडियम भी बनाए गए हैं, जिससे राज्य के खिलाड़ियों को और मदद मिलेगा। इस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने अब तक 17 स्वर्ण पदक के साथ पहली बार 77 से भी अधिक मेडल लाने में सफलता प्राप्त की है। एक और आ गया, अब कितने हो गए? अच्छा 18 हो गए। चलिए बहुत बधाई आप लोगों को सबको। तो भाइयों बहनों, जो हमने कहा था कि इस खेल के आयोजन के बाद, राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के बाद हमारा ये देवभूमि उत्तराखंड देवभूमि वीरभूमि के साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगा और हम उस दिशा में। और आज सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहेंगे। रोशनाबाद स्टेडियम में कुश्ती मैच देखेंगे सीएम धामी। दोपहर 1:30 बजे स्टेडियम पहुंचेंगे सीएम। नेशनल गेम्स के तहत हरिद्वार में चल रही है कुश्ती की प्रतियोगिताएं। आज रोशनाबाद स्टेडियम में सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी होगी। दोपहर 1:30 बजे कुश्ती मैच की शुरुआत होनी है और कुश्ती मैच के दौरान सीएम धामी भी मौजूद होंगे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे।